नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है योग परिचय 7वें दिवस के अभ्यास सत्र में। आइए प्रार्थना के साथ आज के अभ्यास सत्र की शुरुआत करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन या आप किसी कुर्सी पर बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और पहली उंगली का अग्रभाग, शेष 3 उंगलियां सीधी, कमर सीधी। और अब इस क्षण शरीर के भीतर आने और जाने वाली श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। यहां 3 बार ओमकार का उच्चारण और उसके पश्चात मंत्र उच्चारण। सांस भरें गहरा। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। प्रार्थना के भाव को आत्मसार करें और इसी शांत मन के साथ धीरे से अपनी हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं और वहीं से अपनी आंखों को भीतर ही भीतर खोलें। हाथों को वापस ले आएं। एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी तक के बीते हुए सत्रों में जो भी हमने अभ्यास किया, उनका पूर्व जो भी हमने सरल क्रियाएं भी सीखी, उन सबको हमने यहाँ पर अच्छे से आपके साथ साझा किया। आज हम कुछ पूर्व अभ्यास और साथ ही साथ कुछ नए अभ्यास को आपके साथ साझा करेंगे। तो आशा करते हैं आप हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं के साथ हम अभ्यास आरंभ करेंगे। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाएं शरीर के सूक्ष्म स्तर पे रक्त संचार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। अब 4 चालन क्रियाएं या सूक्ष्म क्रियाएं, इनके अभ्यास के लिए सर्वप्रथम हम ग्रीवा का अभ्यास करेंगे। समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को जंघाओं के पास, शरीर का भार पैरों की तरफ। यह समस्थिति है या ये कहें शुरुआती स्थिति है। अब ग्रीवा की क्रियाओं के साथ अभ्यास आरंभ करेंगे। तो पहली क्रिया ग्रीवा को आगे और पीछे झुकाने की क्रिया। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें और अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। आंखें खुली रखी। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आंखें खोलकर रखिएगा। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। गर्दन वाले भाग को आगे झुकाएं। सांस भरते हुए मध्यम भाग और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए। अब धीरे से मध्यम भाग में आएं। अगला अभ्यास गर्दन को दाएं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे से लगाने की कोशिश। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आएं। अब यही अभ्यास बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ।
और सांस को भरते हुए मध्यम भाग। अब एक बार पुनः दोहराएं, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, जितना संभव हो उतना झुकाएं, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, गर्दन के विपरीत दिशा में आने वाले खिंचाव का अनुभव, सांस भरते हुए मध्यम भाग। अब तीसरी क्रिया ग्रीवा दाईं एवं बाईं और मोड़ने का अभ्यास। क्षमता अनुसार मोड़ना है। सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में घुमाएं, ठुड्डी को कंधे की सीध में लाएं, श्वास भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस भरते हुए मध्यम भाग। अब एक बार पुनः दोहरा जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ और सांस को भरते हुए मध्यम भाग। 3 क्रियाओं के बाद चौथी क्रिया ग्रीवा गोलाकार घुमाने का अभ्यास। गर्दन दर्द वाले व्यक्ति विशेष सावधानी पूर्वक करें या योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं, सांस भरते हुए गर्दन को दाईं दिशा से गोलाकार की आकृति देते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए बाहर करते हुए गर्दन को नीचे की ओर लाएं। एक बार पुनः दोहराएं, सांस भरते हुए गोलाकार ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं और धीरे से मध्यम भाग में। अब यहीं से विपरीत दिशा में सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः दोहरा जाएं, सांस भरते हुए पीछे से नीचे की तरफ लाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। अब गर्दन को मध्यम भाग में लाएं सांस भरते हुए और हाथों को वापस लाएं। आंखों को बंद करें। ग्रीवा की चालन क्रियाओं के बाद ग्रीवा के स्तर पर आए बदलावों के प्रभाव का अनुभव करें। जो भी बदलाव, जो भी प्रभाव यहां हो रहा है उसको जानने की कोशिश। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास स्कंद चालन क्रिया। तो अपने स्थान पर 2 उंगलियों के अंतर से ही खड़े रहें, आंखें खोल लीजिए, सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं, हथेलियों का मुख आसमान की ओर नहीं बाहर की ओर। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, ध्यान रहे कोहनियां ना मुड़े। सांस भरते हुए पुनः हाथ खींचें, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। जिनको कंधों से दर्द है, कंधों में दर्द है, वो ध्यान से करें, सावधानी से करें। अब स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में लाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को कंधों पर स्पर्श कराएं। अब दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाइए। सांस भरते हुए गोलाकार आकृति देते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे से आगे। यह अभ्यास एक बार और दोहरा जाए, यथासंभव ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे से आगे की ओर। अब 2 बार विपरीत दिशा से सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। पुनः दोहराएं, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर। अब कोहनियों को कंधों की सीध में ले आएं, हाथों को कंधों की सीध में लाएं, खींचें और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। आंखों को बंद करके कंधों के स्तर पर जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके साथ जुड़े। स्कंद चालन क्रिया, स्कंद चक्र क्रिया कंधे से संबंधित विकारों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। अब तीसरी क्रिया कटी चालन क्रिया। कटी चालन की 2 क्रियाओं का अभ्यास यहां करेंगे। पहले आगे और पीछे झुकने का अभ्यास, पैरों में कंधों से अधिक दूरी दें। सांस को भरते हुए सामने से दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं, खींचकर। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, आंखें खुली रखें, पैर का अंगूठा दबा के रखें यथासंभव। सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, सीधी कमर के साथ हथेलियों का भाग पैरों के बीच में रखने की कोशिश, कमर को नीचे खींचें यथासंभव। पुनः एक बार सांस भरते हुए ऊपर आएं, खींचें ऊपर की ओर सीधी कमर के साथ, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, सांस भरते हुए मध्यम भाग और सांस छोड़ते हुए आगे। ध्यान रहे कुछ भी क्रियाएं, कुछ भी आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, क्षमता अनुसार करना है, खाली पेट करना है और झटके नहीं दे रहे हैं। सांस भरते हुए खींचते हुए आए सीधी कमर के साथ, धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए और पैरों को मिलाएं, विश्राम करें।
कटी चालन क्रिया का पहला अभ्यास जो आपने किया, उसका आगे और पीछे झुकने के कारण शरीर पर आ रहे प्रभाव का अनुभव करें और उस प्रभाव के बाद अब दूसरी क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। पैरों में कंधे जितना अंतर दें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास को बाहर करते हुए गर्दन को, कमर को दाहिनी दिशा में घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। श्वास छोड़ते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। क्षमता अनुसार अपनी गति बनाइएगा। श्वास भरते हुए मध्यम भाग और हाथों को वापस ले आए। आंखों को पुनः बंद करें, पैरों को मिलाएं, विश्राम करें और इस स्थिति में कटी वाले भाग पर आ रहे प्रभाव के साथ जुड़ें। अंतिम क्रिया चालन क्रियाओं में घुटने की चालन क्रिया। तो जिनको घुटनों में दर्द हो, ध्यान रहे वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। आंखों को खोलते हुए पैरों में कंधे जितना अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में उठाएं। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए वापस आए। एक बार पुनः दोहरा जाएं। सांस छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। सांस को भरते हुए वापस मध्यम भाग में आए। धीरे से हाथों को वापस लाएं और पैरों को मिलाकर विश्राम करें। हमने यहां इस अभ्यास सत्र में हर सूक्ष्म क्रिया यानी हर चारण क्रिया का अभ्यास मात्र 2 बार किया है। आप घर पर क्षमता अनुसार उसे थोड़ा अतिरिक्त भी कर सकते हैं। अब योगासनों के स्तर पर बढ़ते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास हम करेंगे। तो योगासनों के लिए धीरे से करवट लेके खड़े हो जाएं। ताड़ासन में पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे की सीध में उठाएं। उंगलियों को फंसाते हुए सांस छोड़ते हुए हथेलियां पलटा दें। अब पुनः श्वास भरें और हाथों को ऊपर ले जाएं। एक बार पूरे शरीर को तानिए, एक सीधनुमा आकृति प्रदान कीजिए और शरीर में कहीं भी ऐंठन, जकड़न, कसाव है तो उसको ढीला छोड़ें और सामने एक बिंदु पर एकाग्रता बनाते हुए धीरे से एड़ियां उठाएं। पंजों पर संतुलन बनाएं। यथासंभव एड़ी उठाकर पंजों पर संतुलन बनाना है और श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे एड़ियों को वापस लाइए। हाथों को बगल से वापस ले आएं। सांस को छोड़ते हुए हाथों को वापस लाकर विश्राम करें। ताड़ासन शरीर में संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करता है। अब अगला अभ्यास संतुलन श्रेणी का ही अभ्यास वृक्षासन। धीरे से करवट लेके इधर की दिशा ले लें। जिनसे वृक्षासन ना हो पाए वो सरल वृक्षासन का अभ्यास करें, जो हमने पूर्व अभ्यास सत्रों में आपके साथ साझा किया, आप लोगों को सिखाया है। अब धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें। श्वास को छोड़ते हुए दाहिने पैर के तलवे को बाएं जंघा मूल पर लगाएं और जब यहां संतुलन स्थापित हो जाए तो बगल से दोनों हाथों को सांस भरते हुए पहले कंधे की सीध और उसके पश्चात हाथों को ऊपर ले जाएं, सिर से ऊपर, और नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। यह पूर्ण स्थिति है। इस पूर्ण स्थिति में आती जाती सांस का अनुभव, शारीरिक स्तर का अनुभव और संतुलन होने का प्रयास करें। संतुलित होने का प्रयास। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लाएं। दाहिने पैर को भी वापस ले आइए और सहज हो जाएं। अब यही अभ्यास विपरीत पैर के साथ। बाएं पैर को मोड़ें। घुटने की सहायता से पैर को मोड़ने के पश्चात बाएं पैर के तलवे को दाहिनी जंघा मूल पर स्थापित करने के पश्चात सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। पूर्ण रूप से शरीर को एक सीधनुमा आकृति दें। शरीर को ऊपर की ओर खींचें और यहां पर संतुलन बनाएं। वृक्षासन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में बहुत लाभदायक है। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं और बाएं पैर को भी वापस ले आइए। वापस आने के पश्चात वृक्षासन के अभ्यास से शरीर पर आए प्रभाव का अनुभव करें। पैरों की मांसपेशियों पर किस प्रकार का प्रभाव है,
श्वास के स्तर पे किस प्रकार का प्रभाव है, कंधों पर, इन सब की जानकारी भीतर से प्राप्त करें। और अब अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। अगला आसन पादहस्तासन। तो पुनः एक बार दिशा बदल लीजिए। पादहस्तासन जिनसे ना हो वो सरल पादहस्तासन का अभ्यास करें, घुटनों को मोड़ते हुए, जो आपने पहले भी देखा है। अब यहाँ पूर्ण रूप से पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं, खींचें और सीधी कमर के साथ सांस को छोड़ते हुए आगे झुकें यथासंभव। जिनको कमर में अत्यधिक पीड़ा है, इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। जितनी क्षमता है उतना नीचे जाने के बाद धीरे से हथेलियां पैरों के पास रखें, कमर खींचें और गर्दन को नीचे की ओर झुका दें। यह पूर्ण स्थिति है पादहस्तासन की। एड़ियों से नितंब वाला भाग पूर्ण रूप से सीधा, कंधे शिथिल, श्वास प्रश्वास सामान्य। और अब धीरे धीरे सीधी कमर के साथ हाथों को आगे ले जाते हुए वापस आना शुरू करें। श्वास भरते हुए खींचे अपने आप को और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथों को वापस ले आए। आगे झुकने के अभ्यास का प्रभाव अनुभव करें और उसके पश्चात पीछे झुकने का अभ्यास यानी अर्ध चक्रासन का अभ्यास हम करेंगे। तो आंखों को खोलिए, हाथों को कमर पर रखें और दोनों कोहनियों को समानांतर करें। जैसे ही आप कोहनियों को समानांतर करते हैं तो पाया जाता है, देखा जाता है वक्षस्थल वाला भाग विस्तृत हो गया, जिससे हम फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। अब श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और सांस छोड़ते हुए क्षमता अनुसार पीछे झुके, घुटनों को सीधा रखिएगा, आंखों को खोलकर रखें और पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जांचने के लिए आप कंधों को जांचें, पंजों को जांचें, कोई भी भाग कसाव में तो नहीं, सांस रुकी हुई तो नहीं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं और हाथों को वापस ले आएं, विश्राम करें। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए धीरे से करवट लें और इस दिशा में हो जाएं। अब दोनों पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। यहां पैरों का अंतर जब भी आप दें तो ध्यान रखिए आपके पंजे समानांतर हो। पैरों को क्षमता अनुसार खोलना है, 2 से लगभग 2.5 फीट। अब सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले जाएं, हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाहिने हाथ की पैर की उंगलियों को दाएं पंजे के पीछे रखें और धीरे से गर्दन घुमाते हुए बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। यह त्रिकोण आसन की पूर्ण स्थिति है। यहां मध्यम भाग में अपने शरीर को सीधनुमा आकृति देने की कोशिश करें कि कदम से आपका वेस्ट रीजन एक सीध में। सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आएं और इस अभ्यास को बाएं पैर के साथ भी दोहरा जाए। धीरे से बाएं पैर को बाएं दिशा में मोड़ें, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ झुक जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं पैर के पंजे के पीछे रखने का भाव, शरीर को मध्यम भाग में सहज करें, स्थिर करें और गर्दन घुमाते हुए दाहिने हाथ की उंगलियों को देखें। दोनों हाथ एक सीधनुमा आकृति में हो, सामान्य सांस के साथ बने रहें और धीरे धीरे वापस आएं। धीरे से बाएं पैर को सीधा कर लें, दोनों हाथों को वापस ले आएं, पैरों को मिलाएं, आंखों को बंद करें। त्रिकोण आसन के प्रभाव के साथ अनुभव करते जाएं शरीर में आए बदलावों को। हमने यहां पर सूक्ष्म क्रिया और खड़े होकर 5 आसनों का जो अभ्यास किया, उनका प्रभाव अनुभव करें। और अब आगे के अभ्यासों के लिए अपने आप को तैयार करें। आगे बैठकर किए जाने वाले आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो आंखों को खोलिए, धीरे से बैठ जाएं। सर्वप्रथम पैरों को सीधा करें और हाथों को पीछे रखकर गर्दन को पीछे की ओर गिराएं। पैरों में थोड़ा अंतर दें, पंजे बाहर की दिशा में, और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह स्थिति विश्राम आसन है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में शुरुआती स्थिति अगर हम ये कहें कि विश्राम आसन है तो ये गलत नहीं। अब आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास दंडासन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें और हाथों की उंगलियों का मुख
पैरों के पंजों की ओर। धीरे से कमर सीधी करें, हथेलियों पर दबाव देते हुए। ध्यान रहे कंधे ना उठे, गर्दन मध्यम भाग में। आंखों को बंद करके कुछ एक श्वास अनुभव कर जाएं। कुछ एक श्वास अनुभव कर जाएं। अब धीरे से वापस विश्राम आसन में आ जाएं और पैरों में अंतर देके विश्राम करें। आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। आगे का अभ्यास वज्रासन। तो पूर्व स्थिति पहले दंडासन धारण करें। दोनों पैरों को मिलाकर हाथों को जंघाओं के पास रखकर यानी नितंब के पास। अब धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पैर के तलवे को और एड़ी को अपने नितंब के पास लाएं। ऐसे ही बाएं पैर को मोड़िए और दोनों हाथों को नितंब के साथ रखते हुए अपने एड़ियों को व्यवस्थित कर लें। धीरे से दोनों हाथ घुटनों पर रखें। यह स्थिति वज्रासन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग वज्रासन में एड़ियों को इस प्रकार व्यवस्थित रखते हैं या इस प्रकार रखते हैं कि एड़ियां आपके नितंब वाले क्षेत्र में छुप जाती है, दबाव देना शुरू कर देती है। हमें एड़ियों को बाहर की ओर फैलाना है और एड़ियों के बीच में बैठना है। अब आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन। धीरे से आंखें खोलिए और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। जिन साधकों से उष्ट्रासन का अभ्यास ना हो पाए वो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए नितंब पर रखें और सांस छोड़ते हुए कोहनियां मिलाएं। जितना संभव है सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर और श्वास को बाहर करते हुए और झुकते जाएं। जंघाएं समानांतर हों, यथासंभव झुकें, सामान्य सांस के साथ बने रहें। अर्ध उष्ट्रासन उष्ट्रासन से पूर्व तैयारी है, परंतु अर्ध उष्ट्रासन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद प्रदान करता है, साथ ही साथ कमर दर्द को भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस आएं और धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम करें। तो जिनसे उष्ट्रासन ना हो वो इस आसन को दोबारा दोहराएंगे। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उष्ट्रासन। इसमें हमारी पूर्ण स्थिति ऊंट की कमर की आकृति जैसी हो जाती है। तो अब धीरे से अपने स्थान पर पुनः घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। घुटनों में, पंजों में, एड़ियों में अंतर। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकते हुए पीछे की ओर हाथों को तलवों पर रखें। सामान्य सांस के साथ बने रहें, पूर्ण स्थिति धारण करें। अक्सर देखा जाता है इसमें लोग एक एक हाथ को लेकर जाते हैं, तो कई बार इसमें संतुलन बिगड़ने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप इस प्रकार जाएं संतुलन बनाते हुए। अब सांस भरते हुए वापस आ जाएं और धीरे से वज्रासन में पुनः अपने आप को शिथिल करें और इस आसन के प्रभाव के साथ जुड़ें। उष्ट्रासन मेरुदंड को लचीला बनाता है और पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है, साथ ही साथ फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। धीरे से अगले अभ्यास की ओर बढ़े तो आंखें खोल लीजिए और अगला अभ्यास शशक आसन। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग यानी पीछे झुकने के बाद आगे झुकने का अभ्यास। हाथों की सहायता से घुटनों को फैलाएं। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखिए। सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। यथासंभव आगे झुकें। ठुड्डी, सीना और पेट वाला भाग जितना संभव है उतना आप धरती की तरफ आगे की ओर झुकाकर स्पर्श कराने का भाव रखें। नितंब ना उठे, कंधों में कसाव ना हो। इस स्थिति में सामान्य सांस के साथ बने रहें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएं और हाथों की सहायता से धीरे से घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में पुनः वापस आएं। आसन के प्रभाव के साथ जुड़े।
श्वास के स्तर में जो बदलाव आया है उसकी अनुभूति। और अब अगला अभ्यास बैठ कर किए जाने वाले आसनों में उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन के लिए एक बार पुनः घुटनों को फैला लीजिए। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को बगल से आकाश की ओर ले जाएं। सीधी कमर रखते हुए हाथों को ऊपर खींचें। सांस छोड़ते हुए कोहनियों को मोड़ें और सिर के पीछे से विपरीत कंधों को छूने का भाव, यानी दाएं हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को छुएं और धीरे से कोहनियों को ऊपर की ओर खींचें। सीने को ढीला छोड़ें, गर्दन कमर सीधी। अब आंखों को बंद करके सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। यह उत्तान मंडूकासन की पूर्ण स्थिति है। धीरे धीरे उत्तान मंडूकासन से वापस आए, हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं और पैरों को मिलाकर प्रारंभिक स्थिति वज्रासन में आ जाएं। इस आसन के पश्चात बैठकर करने वाले आसनों में अंतिम आसन हम करने जा रहे हैं वक्रासन। वक्र मीन्स मुड़ना। तो शरीर को मुड़ने के लिए मोड़ने के लिए तैयार हो जाए। पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएं। जिनसे वक्रासन की पूर्ण स्थिति ना हो वो सरल वक्रासन, यानी जो सरल तरीका बताया था पूर्व अभ्यास में, उसको भी कर सकते हैं। तो दंडासन से वक्रासन के लिए एक बार अपनी कमर को सीधा करें। धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें। दाहिने पैर के तलवे को बाएं घुटने के पास रखें। अब धीरे से दाहिना हाथ पीछे ले जाएं। शरीर के समीप रखते हुए हाथ की उंगलियां पीछे की ओर और श्वास भरते हुए बायां हाथ घुटने के ऊपर से उठाते हुए पैर के तलवे के पास रखें। पूर्ण रूप से सांस बाहर कर दें। अब एक बार पुनः सांस भरें, कमर खींचें और सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं दिशा में मोड़ दीजिए। यह वक्रासन की पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में मेरुदंड पर आ रहे प्रभाव के साथ जुड़ें। यह आसन मधुमेह के लिए बहुत लाभदायक आसन, मधुमेह को ठीक करने में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस आएं। अब यही अभ्यास बाएं तरफ से दोहरा जाए। धीरे से बाएं पैर को मोड़ें, दाहिने घुटने के पास रखें और बाएं हाथ को पीछे रखते हुए दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को क्षमता अनुसार रखें। तलवे के पास रखना संभव ना हो तो आप अपने पंजे को भी पकड़ सकते हैं। सांस भरें, कमर खींचें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुड़ जाएं। इस स्थिति में बने रहें सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और जांचें कहीं भी बहुत ज्यादा खिंचाव, कसाव, तनाव तो नहीं है। यदि ऐसा है तो शरीर को शिथिल करते जाएं, क्षमता अनुसार करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथ को भी वापस लाएं, पैर को सीधा करें और विश्राम आसन में विश्राम करें। अब यहीं से हम आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। आगे का अभ्यास पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की तरफ। तो धीरे से पेट के बल लेट जाएं। यहां पर हम 3 आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन मकरासन, फिर सरल भुजंग और फिर शलभासन। तो मकरासन के लिए दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाएं या उससे थोड़ी अधिक, पंजे बाहर की दिशा में। हाथों की कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली के ऊपर हथेली रखें और उसके ऊपर अपनी ठुड्डी या गाल को टिकाते हुए विश्राम करें। आंखों को बंद रखें और कमर के प्रति सजग। शरीर का कमर वाला भाग सर्वप्रथम शिथिल कराएं और उसके पश्चात 1 से 2 गहरे सांस लें। यह मकर आसन है। मकर आसन पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में विश्राम की एक स्थिति है। अब यहीं से हम आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सरल भुजंगासन, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें, जितना संभव है उतना तानें। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को मोड़िए
और अपनी कोहनियों को शरीर के समीप लाएं। छोटी उंगली से लेकर कोहनी एक सीध में पैर को मिलाकर रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन उठाएं, सीने वाले भाग को उठाएं और हाथों को व्यवस्थित करते हुए अपनी कोहनियों को जमीन पर रखते हुए पीछे की ओर मुड़ जाएं। यहां जितना संभव हो उतना पीछे मुड़ें और स्थिर हो जाएं। सामान्य सांस के साथ बने रहें। यह आसन कमर दर्द को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस आएं और पुनः एक बार मकर आसन में विश्राम करें। अपनी क्षमता अनुसार हर आसन को करें, झटके ना हो। हमने ये सब चीजें, सभी दिशा निर्देश पूर्व व्याख्यान सत्रों में हमने जाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ आसनों का अभ्यास करना है जिससे शरीर को क्षति ना हो। अब अगला अभ्यास शलभासन, परंतु शलभासन ना कर पाने की स्थिति में अर्ध शलभासन को दोहराएंगे वो लोग जो शलभासन ना कर पाए। तो शलभासन के लिए पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले आएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़ें, दोनों पैरों को उठाएं, हथेलियों का मुख नीचे ही रखें, हाथों को दबाव हल्का सा बनाकर रखें, क्षमता अनुसार उठाएं और स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आएं। शलभासन साइटिका को दूर करने में बहुत लाभदायक है। मकर आसन में विश्राम करें। जिन साधकों से शलभासन पूर्ण स्थिति ना हो वो अर्ध शलभासन या एक पाद शलभासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। और अब 1 से 2 गहरे श्वास यहां पर मकर आसन में पेट के बल लेटकर अनुभव करें जो भी आसन आपने किए उनका प्रभाव। अब हम अंतिम श्रेणी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अंतिम आसनों की श्रेणी पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। सो धीरे से करवट लीजिए, हाथ का सहारा लेते हुए अपने आप को व्यवस्थित कर लें करवट लेकर और शिथिल हो जाएं। यहां पर हम कुछ नए आसनों को आपके साथ आज साझा करेंगे, उसके सरल अभ्यास को साझा करेंगे। तो पहला आसन जो आज हम करने जा रहे हैं वो है सेतु बंध आसन। जिस आसन को हम करने जा रहे हैं उसका नाम सेतु बंध आसन, अर्थात शरीर की जो पूर्ण स्थिति होगी, एक सेतु नुमा आकृति, पुल नुमा आकृति। तो सेतु बंध आसन के लिए हम पैरों को मोड़े, हाथों को जंघाओं के पास रखें, घुटनों में, पंजों में, एड़ियों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। यहां हम पहले सरल अभ्यास करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे नितंब कमर वाला भाग क्षमता अनुसार उठाएं। सेतुबंध आसन का सरल अभ्यास ये है। कईयों के लिए यह पूर्ण अभ्यास भी हो जाता है क्योंकि जितनी क्षमता है उतना करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं, पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। इस आसन को करने के लिए हम किसी विषय वस्तु का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी प्रॉप का भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप कमर को उठा रहे होते हैं उस क्षण हम किसी तकिए को भी कमर के नीचे लगाकर कुछ क्षण उस स्थिति में बने रह सकते हैं। परंतु हम यहाँ पर सरल तरीके के बाद अब पूर्ण स्थिति का अभ्यास आपके साथ करेंगे। पुनः एक बार दोनों पैरों को मिलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। अब धीरे से अपनी एड़ियों को या एंकल्स को यथासंभव पकड़ लीजिए, टखनों को पकड़ लीजिए। जिनसे यह भी संभव ना हो वो हाथों को एड़ियों के पास रखें। सांस भरते हुए धीरे से अपनी एड़ियां उठाएं, कमर वाला भाग उठाएं यथासंभव और शारीरिक स्थिति एक पुलनुमा आकृति के रूप में देने का प्रयास करें। यहां फेफड़ों का पूर्ण रूप से फैलाव हो रहा है। ध्यान रहे घुटने सामने की स्थिति में हो, सामने की सीध में हो, बाएं और दाएं दिशा में बहुत ज्यादा न खुले हुए हो। सामान्य सांस के साथ इस स्थिति में बने रहें। अक्सर यह स्थिति इतनी सहज नहीं हो पाती, टखने पकड़ के ऊपर उठाना, तो आप हाथों को सहज रख के जंघाओं के पास रख के भी कर सकते हैं। अब धीरे से वापस आ जाएं, पैरों को सीधा करें और अपने आप को व्यवस्थित करें और विश्राम करें।
सेतुबंध आसन का आपने अभ्यास देखा। सेतुबंध आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, साथ ही साथ पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन है। रक्त का संचार सिर की तरफ बढ़ाने में मदद प्रदान करता है। ध्यान रहे, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस संबंधित विकार है, गर्दन से संबंधित विकार है, इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें या पीड़ा अधिक होने पर इस अभ्यास को ना करें। अब हम एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे, तो आराम कर जाएं। एड़ियों को पकड़ लें। घुटनों को मोड़ने के बाद सांस भरते हुए धीरे धीरे नितंब एड़ियां क्षमता अनुसार उठा दें। कंधों को भी हल्का सा अंदर की ओर घुमाएं और ऊपर उठाएं। यह पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में सामान्य सांस के साथ बने रहें। किसी भी आसन में सांस को ना रोकें। जब सांस के साथ स्थिर होते हैं तो हम सहज होते जाते हैं, शिथिल होते जाते हैं। धीरे धीरे वापस आएं और यदि सांस रोककर आसन करेंगे तो थकान की तरफ बढ़ेंगे। पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। अब हम इस आसन के प्रभाव के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उसके पश्चात आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। गर्दन पर आए इसका प्रभाव, उसका विपरीत आसन हम करेंगे सरल मत्स्य आसन। सरल मत्स्य आसन सामान्य योग अभ्यास क्रम का आसन नहीं है, परंतु इसके बाद यदि यह आसन आप करते हैं तो ज्यादा लाभ उठा पाते हैं। तो सरल मत्स्य आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों की सहायता से इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो सांस भरते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार ले जाएं कि आपके हाथ की हथेलियां आपके कानों के पास जमीन पर। आप सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों पर दबाव देते हुए गर्दन और सीने को उठाएं और गर्दन को पीछे की ओर घुमाते हुए सिर का मध्यम भाग धरती से स्पर्श कराएं। पैरों को मिलाकर रखें। धीरे से हाथों को वापस ले आएं, जंघाओं के ऊपर रख दीजिए और कोहनियां जमीन पर विश्राममय स्थिति में। यह सरल मत्स्य आसन है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें और यह सेतुबंध आसन की गर्दन पर आ रहे नकारात्मक प्रभाव या दबाव का विपरीत प्रभाव यहां पर आपको अनुभव कराता है। धीरे से हाथों के सहारे से ही वापस आएं, हाथों को पुनः उस स्थिति में ले जाएं और धीरे से वापस आ जाएं। विश्राम करें। पिछले सत्र में यानी कल वाले सत्र में हमने यहाँ कुछ नए अभ्यासों को सीखा था। उत्तान पादासन, अर्धहलासन और एक पाद पवन मुक्तासन। तो अब हम उनका एक एक बार अभ्यास यहाँ पर पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों में करेंगे। तो उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। कल हमने उसका पूर्व सरल अभ्यास भी किया था, परंतु आज हम पूर्ण स्थिति करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं, बिना घुटनों को मोड़े, लगभग 30 डिग्री के कोण पर, या इतना जितने आप पैर के अंगूठों को देख पाए। उत्तान पादासन पे पूर्ण स्थिति में नाभि पर आने वाले प्रभाव का अनुभव करें। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे पैरों को वापस लाएं और विश्राम करें। हाथों पैरों में थोड़ा सा अंतर देके अपने आप को विश्राम करें, प्रभाव के साथ जुड़ें। अब अगला अभ्यास अर्धहलासन। जिनसे ना हो वो सरल तरीका अपना सकते हैं। तो अर्धहलासन के लिए एक बार पुनः पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास पुनः रखें, हथेलियां नीचे की ओर। सांस को भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े हुए यथासंभव धीरे धीरे उठाएं। संभव है तो 90 डिग्री का कोण देने का प्रयास। एड़ियों से नितंब तक घुटने और पूर्ण रूप से पैर सीधे। सामान्य सांस के साथ बने रहें स्थिति में। यह आसन हाइपरटेंशन को दूर करने में सहायता प्रदान करता है और वेरिकोस वेन से संबंधित विकार को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस आसन से वापस आ जाएं और विश्राम करें। यहां हम स्थिरता का समय लगभग 2 से 3 सांस या 5 सांस तक रोक रहे हैं। पर आप जब घर में अपने इस अभ्यास को बढ़ाना चाहें तो आप सामान्य श्वास की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, यानी रुकने का समय और बढ़ा सकते हैं। अब अगला अभ्यास एक पाद पवन मुक्त, उसके बाद द्विपाद पवन मुक्त।
दोनों पैर मिलाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पैर के घुटने को, जंघा को दबाते हुए सीने के पास ले आएं। हाथों से पैर के घुटने के निचले भाग को पकड़ लें। एक बार गहरा सांस भरें और श्वास को खाली करते हुए धीरे से गर्दन उठाएं। नासिका या ठुड्डी लगाने की कोशिश। बायां पैर भी ऊपर उठाएं, पंजा बाहर की दिशा में। यह एक बात पवन मुक्त आसन की स्थिति है या सुप्त पवन मुक्त। जिनसे पवन मुक्त आसन ना हो पाए वो इस अभ्यास को करें, और जिनके लिए गर्दन उठाना भी संभव ना हो वो एक पैर को मोड़कर अभ्यास कर सकते हैं, चाहे दूसरा पैर विश्राम में स्थिति में रख सकते हैं। तो अब धीरे से वापस आए, पैर को वापस ले आए, प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं और यही अभ्यास दूसरी तरफ से कर जाएं। जितना संभव हो उतना अपनी तरफ दबाएं और पूर्ण स्थिति धारण करें। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस के साथ रुकना है, सांस नहीं रोकनी। हम बार बार ये दिशा निर्देश इसलिए देते हैं कि अक्सर लोग त्रुटियां करते हैं। धीरे धीरे वापस आए और पैर को सीधा करें, हाथों को जंघाओं के पास लाएं, विश्राम करें। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को पुनः मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें, अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, 90 डिग्री के कोण की तरफ। पहले अर्धहलासन को छुएं। अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और वक्षस्थल के समीप ले आएं। सांस भरते हुए हाथों से पैरों की घुटने के निचले वाले भाग को पकड़ लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन उठाएं। अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें। पवन मुक्त आसन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन है। ध्यान रहे इसमें कंधे बहुत कसाव में ना हो। पूर्ण स्थिति में जांचना है शारीरिक अभ्यास को, शारीरिक स्थिति को। कोई कसाव, तनाव या खिंचाव नकारात्मक रूप से तो नहीं आ रहा। धीरे धीरे वापस आएं, गर्दन को वापस लाएं, हाथों को जंघाओं के पास लाएं और पैरों को पूरा ऊपर सीधा करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस ले आएं। अब अगले अभ्यास की तरफ, जो शवासन है। तो इसके पश्चात शवासन, जो पीठ के बल या आज के अभ्यास सत्र का आखिरी आसन है। शवासन के लिए पैरों में अंतर, कंधों से थोड़ा अधिक, पंजे बाहर की दिशा में, हाथों को जंघाओं से थोड़ा दूर, हथेलियों का मुख आसमान की ओर ढीला, उंगलियां भी ढीली छोड़ दें। और अब एक बार गहरा सांस लें और गहरा सांस बाहर करें। यह शवासन की शारीरिक स्थिति है। इस स्थिति में शरीर, श्वास और संवेदनाओं के अनुभव से अपने आप को और शिथिल और शांत और सहज करते जाएं। पहले शरीर को स्थिर करें, शरीर को जांच लें, कोई भी भाग कसाव में, तनाव में, खिंचाव में तो नहीं। ढीला छोड़। और अब आती जाती श्वास का अनुभव। हर प्रश्वास के साथ शरीर धरती की तरफ ढीला छोड़ते जाए और अपने आप को मानसिक रूप से सुझाव दें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। ये सुझाव लगातार निरंतर अपने आप को देते रहें और हर प्रश्वास के साथ और शिथिल और सहज और शांत होते जाएं। शवासन पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले विश्राम आसन की स्थिति में आने वाला एक आसन है। जितना सहज हो उतना सांस भरें और धीरे धीरे सांस बाहर करते हुए शरीर को और शिथिल और ढीला छोड़ते जाएं।
शवासन शरीर और मन को शांति प्रदान करता है और हमें आगे के अभ्यासों के लिए एक उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है, या ये कहें आगे के अभ्यासों के लिए हमारे शारीरिक स्थिति, हमारे मानसिक स्तर को तैयार करता है। अब आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं, तो उसके लिए शवासन से वापस आने के लिए सांस लें, गहरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस बाहर करें। हाथों पैरों की उंगलियों में धीरे धीरे हलचल करें। दोनों हाथ की उंगलियां हिलाएं, पैरों की उंगलियां हिलाएं और दोनों पैरों को धीरे से मिलाइए। एक बार पूरे शरीर को ताने, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, सिर से पीछे पूरे शरीर को ताने, खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। अब दाएं या बाईं ओर करवट लेते हुए, हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं आगे के अभ्यासों की ओर। यहां हम आगे के अभ्यास में आज के सत्र में योगिक गहरे श्वसन प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे, श्वसन क्रिया का अभ्यास करेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सुखासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर सीधी रखें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें, आंखों को बंद कर लीजिए। अब योगिक गहरे श्वसन क्रिया के लिए पहले पूर्ण रूप से सांस बाहर करें और धीमा गहरा सांस भरना आरंभ करें। पेट, सीने का भाग और कंधे का भाग धीरे धीरे सांस के साथ फैलाते जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर खाली करते जाएं। यह एक चक्र है, ऐसे 3 चक्र और कर जाएं। सांस धीमा, गहरा और लंबा हो। सांस खाली करते वक्त ऊपर से नीचे की ओर खाली करते जाएं। यथासंभव सांस लें, यथासंभव सांस छोड़ें। आपका नियंत्रण हो आपकी सांस के ऊपर। जितना सहज ले सकें, जितना सहज छोड़ सकें। इसे हम दीर्घ श्वास प्रश्वास क्रिया भी कहते हैं। यह अभ्यास आगे के अभ्यासों के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कहें तो गलत नहीं होगा। अंतिम बार और अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर की समस्त नाड़ियों को शुद्ध करने के भाव से इस अभ्यास को करेंगे, साथ ही साथ फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए और बहुत सारे अतिरिक्त लाभों को लेने के भाव से। तो दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा धारण करें, या प्राणायाम मुद्रा भी कहा जाता है। पूर्ण रूप से श्वास बाहर करें, कमर सीधी रखें, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में बना रहने दें और धीरे से दाहिने नासिका रंध्र को बंद करें और बाएं नासिका रंध्र से धीमा गहरा सांस लें। लगभग जितनी मात्रा में आप सांस लें और विपरीत नासिका रंध्र से सांस उतनी ही मात्रा में बाहर करें। धीरे धीरे सांस बाहर करें। अब दाहिने नासिका रंध्र से ही सांस लें और श्वास लेने के पश्चात बाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर करें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 3 से 4 चक्र और कर जाएं। सांस धीमा, लंबा और गहरा हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई झटका, बहुत तेज गति या बहुत तेज ध्वनि ना हो। आप सांस को धीमी
लंबे और सहजता के साथ ले रहे हैं, उसकी गति बहुत सहज। उसी ही भाव से आप धीमा लंबा गहरा सांस दूसरे नासिका रंध्र से बाहर कर रहे हैं। यह अभ्यास मन को एकाग्रता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ हम और भीतर की तरफ बढ़ने की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। सांस एक नासिका से लें, दूसरी नासिका रंध्र से बाहर करें, फिर जिससे बाहर करें उससे श्वास लें और दूसरे नासिका रंध्र से बाहर करें। पूरक और रेचक। बायां नासिका रंध्र हमारा बायां नासिका, हम ईड़ा नाड़ी के नाम से शास्त्रों में इसको जाना जाता है, और दाहिना नासिका रंध्र पिंगला नाड़ी के लिए ईड़ा और पिंगला, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने का भाव, ईड़ा नासिका से ईड़ा नाड़ी से श्वास भरने का भाव और पिंगला वाले भाव धीरे धीरे सांस बाहर। अंतिम चरण जब पूर्ण हो जाए तो धीरे से दाहिने हाथ को वापस ले आए। हकार, ठकार, ईड़ा, पिंगला, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना, बहुत नामों से इन दोनों नासिका रंध्रों के भाग को जाना जाता है। और मुख्य है कि आप सांस को अपने लय से, अपने नियंत्रण से भरें और छोड़ें, प्रभाव के साथ जुड़ें। और अब अपने आप को तैयार करें अंतिम अभ्यास आज के सत्र का, ध्यान। ध्यान के लिए पुनः अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सुखासन, अर्ध पद्मासन या किसी और ध्यानात्मक आसन का चयन करना चाह रहे हैं तो उस आसन को चयन करें। यदि सहज नहीं है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अब धीरे से ध्यान मुद्रा धारण करें। बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली, आंखें बंद रखें, कमर सीधी रखें। शारीरिक स्थिति को जांच लें, सिर वाले भाग का अनुभव, कमर की जानकारी, हाथों की स्थिति की जानकारी, पैरों का जितना भी भाग धरती के संपर्क में है, स्पर्श में है, उसका अनुभव। और अब शरीर का अनुभव करने के उपरांत आती और जाती श्वास की जानकारी। जो सांस आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे अपने ठुड्डी वाले भाग को हल्का सा ऊपर की ओर और दृष्टि भ्रूमध्य, बंद आंखों से भ्रूमध्य दृष्टि केंद्रित करें। और जो भी विषय वस्तु यहाँ आपको दिखाई दे रही, कुछ क्षण बस देख जाए। और शांत, और शांत। कुछ भी ढूंढिए मत, कुछ भी खोजिए मत, बस देखने का भाव। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान। जब वृत्तियों का निरोध होता है, जब लहरें स्थिर होती है, तभी अपना स्वरूप देख पाना संभव है। तो मन के भीतर उत्पन्न होने वाली विचारों की लहरों को स्थिर होने दें, वृत्तियों को स्थिर होने दें। और एक दिन में हो जाए संभव नहीं, रोजाना निरंतर लगातार अभ्यास। धीरे धीरे ध्यान से वापस आने के लिए श्वास को माध्यम बनाएं। आती और जाती सांस की जानकारी, और सांस को धीरे धीरे गहरा रूप देना आरंभ करें। अर्थात गहरा श्वास लें और गहरा सांस बाहर करें। अब मन ही मन संकल्प धारण करें।
हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध। अब प्रार्थना के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। धीरे से दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और गहरा लंबा सांस लें। गहरा लंबा सांस बाहर करें। एक बार ओंकार का जाप और शांति पाठ सांस लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से समय लेते हुए अपनी आंखों को हथेलियों पर रखें और हाथों को वापस लाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के 7वें दिन के व्याख्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। व्याख्यान सत्र का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास लें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। तो एक बार पुनः आप सभी का आज के व्याख्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है श्वसन की क्रियाविधि अर्थात मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जैसा कि अभी भी व्याख्यान सत्र के आरंभ में मैंने आप सभी से कहा कि लंबा गहरा श्वास लें। तो श्वास जो है ये ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म के साथ शुरू होती है और जब हमारी मृत्यु होती है तभी ये बंद होती है, नहीं तो ये हर समय चलती रहती है। तो जीवन जो है वो श्वास के साथ ही है। तो आइए जानें सबसे पहले कि हम श्वास क्यों लेते हैं, क्यों हम श्वसन क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि हम ऑक्सीजन को लेने के लिए, अवशोषित करने के लिए और CO2 को छोड़ने के लिए, जो भी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे बाहर निकालने के लिए और वातावरण से ऑक्सीजन को लेने के लिए हम श्वसन करते हैं। और ये दोनों प्रक्रियाएं जो है मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसके बिना हम नहीं रह सकते। अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारा जीवन भी नहीं है।
श्वसन प्रक्रिया जो है यह फेफड़ों में हवा को लाना और बाहर निकालना इसमें सहायता करती है। तो जब हम श्वास लेते हैं और प्रश्वास लेते हैं और वायु को शरीर में लेते हैं, हम श्वसन हर समय हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है, जागते हुए, सोते हुए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ऐसा कर रहे हैं और ये जो है हमारे शरीर में स्वचालित रूप से है। इट इज अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, नॉट अंडर आवर वॉलेंट्री कंट्रोल। कुछ हद तक तो श्वसन क्रिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं गाते हुए, बोलते हुए, या चाहे तो खुद से थोड़े समय के लिए श्वास रोक भी सकते हैं, पर पूर्णतः नहीं। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिकाएं हैं जो कि आपके बिना सोचे हुए भी जो है आप श्वास ले सकते हैं, उसमें सक्षम है। जैसे कि आप सो रहे होते हैं, आपको नहीं पता आप सांस ले रहे होते हैं, या अपने आप ही इसकी स्पीड और रेट को भी वो कंट्रोल कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत हो। और आप चाहें तो खुद से भी कुछ हद तक उसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए आपको अपने मस्तिष्क और मांसपेशियों की समन्वित गतिविधियों की जरूरत होती है, उनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है। तो आइए हम आज यही जानेंगे कि ये जो ब्रीदिंग है उसका क्या मैकेनिज्म है, ये किस प्रकार होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाने कि हमारे श्वसन प्रणाली में कौन कौन से अंग आते हैं। तो इसमें नाक, नासिका मार्ग, स्वर यंत्र, लैरिंग्स, श्वसन नली, जो हमारी जो ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स और फेफड़े आते हैं, जो लंग्स आते हैं। और ये जो है व्यक्ति को सांस लेने और पूरे शरीर में जिसके द्वारा ऑक्सीजन आए और CO2 को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम आप जैसे कि देख ही सकते हैं, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को रचना के आधार पर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें हमारा नाक, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी आती है, साइनसेस आते हैं, ग्रसनी, इसोफेगस एंड स्वर यंत्र, लैरिंग्स। निचली श्वसन प्रणाली यानी द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके अंदर आता है ट्रैकिया, विंडपाइप, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स, फेफड़े। सबसे पहले नासिका के बारे में जानेंगे। जो नासिका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब एयर एंटर करती है सबसे पहले नॉस्ट्रिल में एंटर करती है, तो ये एक प्रवेश द्वार है एयर के लिए, वायु के लिए। तो इसके अंदर जो है एयर एंटर करती है और इसमें सीलिया लाइक जो होते हैं हेयर प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं, यानी कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो वो अंदर एंटर ना कर पाए। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, बाह्य और आंतरिक, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो अगर हम इसके इंटरनल पार्ट की बात करें तो इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, साथ में जो है सीलिया होते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। नेजल सेप्टम के माध्यम से 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जा सकता है। तो जो भी एयर एंटर करती है नॉस्ट्रिल में, तो उसे ये बॉम्ब करते हैं और फिल्टर करते हैं, यानी कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो, कुछ भी म्यूकस हो, उसे बाहर निकालने में ये सहायता करते हैं। अगर हम बात करें फेरिंग्स की, जो ग्रसनी, तो यह एक फनल के आकार की ट्यूब होती है जो कि हमारी नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और जो स्वर यंत्र है लैरिंग्स है उसके पीछे स्थित है। और यह हवा और भोजन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है, यानी कि इसमें एयर भी एंटर करती है और फूड भी। और ये ध्वनि के गुंजन के लिए भी कक्ष प्रदान करता है कि वॉइस जो है उसके रेजोनेंस के लिए। अगर हम अब लैरिंग्स की बात करें, कंठ नली, तो यह श्वसन नली के तो ऊपर है, ट्रैकिया के तो ऊपर है, वायु मार्ग में वृद्धि प्रदान कर रहा है, उसी की एक्सटेंशन है। तो यह ट्रैकिया में जो एयर एंटर करने से पहले उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हो उनको दूर रखने में मदद करता है। और वोकल कॉर्ड का भी स्थान है, हाँ जी, दैट इज द प्लेस जहां से आप जो है जो वॉइस प्रोड्यूस होती है। और ये लोचदार उत्तकोट टिश्यूज द्वारा बना हुआ है और इसमें साथ में जो है मांसपेशियां भी हैं और कार्टिलेज का भी ढांचा इसके साथ कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं वायु नली यानी ट्रैकिया, द विंड पाइप की। तो ये वायु के लिए, एयर पैसेज के लिए ट्यूबुलर मार्ग है और ये हमारे ग्रास नली के पहले स्थित है। यह वोकल कॉर्ड से 5th जो है आपकी जो थोरैसिक वर्टिब्रा है तक फैला हुआ है और दाएं और बाएं ब्रोंकियाई में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। और इसको जो है 20 जो है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग द्वारा सपोर्टेड है ये। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई की। तो जो ट्रैकिया है डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो है ये फेफड़ों में 2 मुख्य वायु मार्ग हैं। ब्रोंकाई जो है फर्दर बहुत सारे जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकस देन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, जो फर्दर कम से कम 15 बार डिवाइड होते हैं। और जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो राइट लंग की ओर और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो है लेफ्ट लंग की ओर जो है वो
मूव करता है और फर्दर डिवाइड होने लगता है और इस प्रकार पूरी ब्रोंकियल ट्री बन जाती है। इसमें ये बेसिकली ट्रैकिया से स्टार्ट हुआ है और इसका जो टर्मिनेशन होता है एल्वियोलाई तक होता है। तो श्वास नली से ब्रोंकियल पेड़ की जो शाखाएं हैं वो दाएं और बाएं प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ये आगे फर्दर डिवाइड होते जाते हैं और इनकी जो टर्मिनेशन है वो एल्वियोलाई में होती है। और एल्वियोलाई जो है बेसिकली दैट इज अ प्लेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, यहीं पर जो है ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो एल्वियोलाई के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले लंग्स के बारे में हम जानते हैं। तो लंग्स जो है ये नरम स्पॉन्जी है, शंकु के आकार के, जो है मीडियास्टिनम द्वारा जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और नीचे जो है इसका जो है डायफ्राम है और ऊपर वक्षीय पिंजरा, उसके द्वारा ये संलग्न होते हैं। इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं और जो राइट हमारा लंग है उसके 3 पार्ट्स होते हैं और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो जो राइट लंग के अगर 3 पार्ट्स होते हैं दैट मीन्स इट इज बिगर इन साइज देन द लेफ्ट। अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। तो एल्वियोलाई मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि हमारे फेफड़ों में छोटी सबसे स्मॉलेस्ट वायु थैली है और श्वसन प्रणाली में सबसे छोटे मार्ग जो हैं वो एल्वियोलाई ही हैं। अगर आपने कभी जैसे देखा होगा ऑफकोर्स जो अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरीके से हम एल्वियोलाई की कल्पना कर सकते हैं और प्रत्येक अंगूर का जो दाना है वो एक एल्वियोलस को दर्शाता है। इसके आसपास जो कैपिलरीज होती हैं उससे सराउंडेड होता है। तो यहाँ पर CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा। इस प्रकार जो होता है गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जब हम श्वास कैसे लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो सबसे पहले आपके नाक के माध्यम से या अपने मुंह से ही आप हवा को खींचते हैं, जैसे कि मोस्टली हमें नाक से श्वास लेना चाहिए। नाक से या मुंह से जो हवा है वो ग्रसनी, फिर स्वरयंत्र और श्वास नली से दाएं या बाएं ब्रोंकाई में जाती है, फिर फेफड़ों में प्रवेश करती है। ब्रोंकाई से हवा छोटी ब्रोंकाई में यात्रा करती है जब तक एल्वियोलाई में नहीं पहुंचती। वायु में आपकी ऑक्सीजन होती है जिसकी क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को जरूरत होती है। तो जब ये वायु जो है ये वायु कोशिकाओं में पहुंचती है तो रक्त वाहिकाओं में रक्त ऑक्सीजन जो है वो लेता है और इसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। हमारे फेफड़ों की वायु क्षमता कितनी है? एक वयस्क मानव नर की औसत कुल फेफड़ों की क्षमता लगभग 6 लीटर होती है और हम एक जो वयस्क में एक एडल्ट में औसत जो है हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज जो है 12 से 16 हम श्वास प्रति मिनट जो है लेते हैं। अगर हम अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की श्वसन क्रिया विधि की कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, आइए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया को हम 2 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं, एक श्वास लेना यानी इनहेलेशन और एक श्वास छोड़ना यानी कि एक्सहेलेशन। तो होता क्या है, श्वास लेने के दौरान जो आपका डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायफ्राम जो है आपकी मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और इवन पसलियों के बीच में भी जो है मांसपेशियां वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमारी एक्सटर्नल जो है इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और वो भी ऊपर की ओर खींचती हैं रिब्स को। और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में इससे उल्टा होता है, यानी कि डायफ्राम जो होता है वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है और जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो भी अपनी मूल स्थिति में आ जाती है यानी रिलैक्स होती हैं। तो लेट्स गेट डीपर इनटू दैट। सबसे पहले जानेंगे कि श्वसन की मांसपेशियां क्या है। डायफ्राम जो है मेनली विच इज द मेन मसल ऑफ ब्रीदिंग, इसमें क्या ये एक गुंबद के आकार की यानी कि डोम शेप्ड की होती है ये मांसपेशी। यह एक चादर है जो वक्ष और उदर की कैविटी को अलग करती है। इट सेपरेट्स योर थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये रिब्स के साथ अटैच होती हैं आपकी। इसके ये भी 2 तरह की बाहरी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और आंतरिक इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। जो आपकी एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो पसलियों को ऊपर की तरफ खींचती हैं, जबकि आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो पसलियों को नीचे की ओर खींचती हैं। तो हम श्वसन की क्रियाविधि की बात करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है और नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ बढ़ता है, डाउनवर्ड मूव करता है और इंटरकोस्टल मसल्स जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और आपकी रिब्स को ऊपर की ओर जो है वो लाती हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो वक्षीय गुहा यानी थोरैसिक कैविटी है उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है और रिब्स भी अब ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। तो उसकी वजह से उसका इंटीरियर पोस्टीरियर भी और लेटरल भी जो है पूरा वॉल्यूम बढ़ जाता है आपकी थोरैसिक कैविटी का। तो जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ता है।
तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होता है। अब प्रेशर कम होने से क्या होगा, तो देयर इज अ लॉ कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो होता क्या है कि जो आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके तुलना में जब आपका अंदर का जो प्रेशर है, जो आपके लंग्स का प्रेशर है, जब वो कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, तो एयर अंदर की तरफ आती है, क्योंकि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो है वो मूव करती है। तो डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से, जो कि हमारे ब्रेन के सेंटर से कंट्रोल होते हैं, मेडुला और पॉन्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रेन में, तो उनको जो है जो स्टिमुलेशन है वो वहां से आता है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वहां से आपकी जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आपका आयतन बढ़ रहा है वक्षीय गुहा का, यानी थोरैसिक कैविटी का। उसके वॉल्यूम बढ़ने से आपका लंग्स का भी बढ़ रहा है, तो वहां प्रेशर घट रहा है। तो इंट्रापल्मनरी प्रेशर जो है वो कम हो गया एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली एक प्रेशर आपका कम हो गया, तो एयर विल मूव इन और आप श्वास लेते हैं। अब क्या होता है जब हम श्वास को छोड़ते हैं, श्वास छोड़ने पे इसका बिल्कुल विपरीत होता है। अब क्या होता है, आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। यस, डायफ्राम विल बी रिलैक्स्ड और वापस अपने गुंबद के आकार में लौट जाता है। और यानी आपकी इंटरकोस्टल मसल जो है एक्सटर्नल, वो भी अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अब रिलैक्स करती हैं, और वो पसलियों को, रिब्स को नीचे ले आती है, क्योंकि वो रिब्स के साथ अटैच्ड है, तो रिब्स को नीचे ले आती हैं। तो उससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, डायफ्राम भी अपनी शेप में वापस आ गया और रिब्स भी अगेन नीचे की ओर आ गई। तो आपकी जो थोरैसिक कैविटी है उसका आयतन अब कम हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो फेफड़ों के अंदर भी जो आपका इंट्रापल्मनरी जो वहां का भी वॉल्यूम जो है कम हो गया, क्योंकि वो उसके थोरैसिक कैविटी पे डिपेंड करते हैं। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो आपके लंग्स का भी बढ़ता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घटता है तो लंग्स का भी वॉल्यूम घटता है। तो यहाँ पे लंग्स का वॉल्यूम भी घट गया। अब लंग्स का वॉल्यूम घट गया तो इंट्रापल्मनरी प्रेशर जो है वो बढ़ गया, क्योंकि जब वॉल्यूम जो है वो घटा तो वहां पे प्रेशर राइज कर गया, बढ़ गया। अब क्या है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी तुलना में आपका जो लंग्स का प्रेशर है वो अधिक हो गया। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। अब प्रेशर हमारा अंदर की ओर ज्यादा हो, तो अब क्या हुआ, अब अंदर जो है प्रेशर जो है हमारे वातावरण के, यानी कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा अंदर की ओर प्रेशर हो गया, और एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। प्रेशर कहाँ कम है, बाहर की ओर वातावरण में, तो जो CO2 है वो बाहर निकलेगी, तो एयर विल मूव आउट। तो इस प्रकार जो है श्वास हम छोड़ेंगे। इसमें हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोंटाइन सेंटर जो है मेनली वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, और जो हमारा मेडुला है वो हमारे ब्रीदिंग की रिदम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा वॉमिटिंग, स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है और हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो पोंटाइन सेंटर है वो आपके ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्पीच जो है आपके रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो थ्रू आउट पूरी बॉडी में होते हैं, जो कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कहीं भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे देते हैं, जिसके कारण ब्रेन में जो होता है फिर वो इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाते हैं फर्दर। तो जब इंस्पिरेटरी सेंटर आपके एक्टिव हो जाते हैं तो वो आपकी रेस्पिरेटरी जो है, रेस्पिरेशन की रेट को, श्वसन की दर को भी बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंगली। अब हम श्वसन के अगर हम प्रकार की बात करें तो उदरीय श्वसन एब्डोमिनल ब्रीदिंग, वक्षीय श्वसन थोरैसिक, एंड गर्दनीय श्वसन यानी कि क्लैविकुलर ब्रीदिंग की हम बात कर सकते हैं। तो उदरीय श्वसन क्या होता है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप एक हाथ अगर आप नेवल पे रख रहे हैं तो आप श्वास ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर की तरफ मूव कर रहा है, और श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ। इस प्रकार की जो ब्रीदिंग है, दिस इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पेट की सांस लेना डायफ्राम को नीचे की ओर धकेलता है, तो जिससे पेट के अंग बाहर की ओर निकलते हैं। दिस इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में डायफ्राम जो है उसका प्रॉपर्ली यूज होता है और पेट भी इसमें बाहर की ओर निकलता है, और इससे हमारी पेट की सांस लेने की क्षमता का भी अनुकूलन ये करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको लयबद्ध करता है, रिदमिक करता है और आरामदायक बनाता है। आप थोड़ी देर के लिए अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके देखें, आप देखेंगे आपका माइंड भी काम एंड रिलैक्स्ड आप फील करेंगे।
अब नेक्स्ट है वक्षीय श्वसन। वक्षीय श्वसन जो है वो छाती पर मेनली डिपेंड करता है। इसमें जो होता है सांस भरने के साथ आपकी छाती यानी चेस्ट सभी दिशाओं में फैलती है और सांस छोड़ने के साथ आपकी पसलियां अपनी मूल स्थिति में वापस, पुरानी जो उनकी ओरिजिनल स्थिति है उसमें वापस आ जाती हैं। इसमें उतना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होता जितना एब्डोमिनल ब्रीदिंग में होता है, और बिना जाने अगर इस प्रकार की किसी की ब्रीदिंग हो, थोरैसिक ब्रीदिंग ज्यादा हो, तो इसका मतलब उनमें टेंशन ज्यादा है। तो इस प्रतिकूल चक्र को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अब तनावपूर्ण स्थिति में ना रहें, तो हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है उसे सीखना चाहिए और उसका अधिक से अधिक अगर आप उसको प्रैक्टिस करें तो जो है, क्योंकि ब्रीदिंग और माइंड दे आर कनेक्टेड। जब आप ज्यादा अगर आप थोरैसिक ब्रीदिंग करें, दैट मीन्स यू आर अंडर स्ट्रेस। कई बार क्या होता है किसी किसी को आदत भी पड़ जाती है ज्यादा थोरैसिक ब्रीदिंग की, तो हम इस अगर चक्र को तोड़ने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर फिर भी थोरैसिक जो ब्रीदिंग है ये भी कई तरह के रोगों के उपचार के लिए सहायक भी है और ये बहुत ही पावरफुल एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, तो इसका कई बीमारियों के लिए भी यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो ब्रीदिंग टाइप आता है वो है क्लैविकुलर। इसमें जो है बेसिकली जो श्वास जो है फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में प्रवाहित हो रही है इस प्रकार की ब्रीदिंग में। तो सांस लेने के साथ बेसिकली चेस्ट की और क्लैविकल की जो हड्डियां हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं और सांस छोड़ने के साथ वो नीचे की ओर आ रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो जो मेनली ब्रीदिंग वो है वो कॉन्सेंट्रेटेड इस एरिया में आप फोकस कर रहे हैं। तो अभी तो हमने थोड़ा स्लो किया है, बट ये जनरली इस तरह की ब्रीदिंग तब होती है जब बहुत ही ज्यादा कोई तनाव में होता है, बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो हमें जनरली जो है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसमें हमारी मसल्स जो है मैक्सिमम, आप एब्डोमिनल मसल आपकी यूज हो रही है, पेट बाहर की तरफ जा रहा है, डायफ्राम मैक्सिमम जो है उसमें यूज हो रहा है। तो ये हमने बात की आज इस प्रकार की हमारे पहले की हमारे क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, आज हमने उसके बारे में बात करी और किस प्रकार हम श्वास लेते हैं, किस प्रकार हम श्वास छोड़ते हैं, उस मैकेनिज्म की हमने बात करी, उसमें क्या मसल्स का क्या रोल है, किस प्रकार डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। जो ब्रीदिंग है, इनहेलेशन है, वो एक आपका एक्टिव प्रोसेस है और जो एक्सहेलेशन है वो पैसिव है। अगर आप ध्यान दें, आप श्वास ले रहे हैं तो वो एक्टिवली ले रहे हैं और अब श्वास छोड़ रहे हैं वो नेचुरल अपने आप हो रहा है, पैसिव प्रोसेस हो रहा है वो एक। बट कई बार ऐसा होता है हम फोर्सफुली भी इनहेल एक्सहेल करते हैं, जैसे फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं तो आप देखेंगे उसमें एब्डोमिनल मसल भी यूज हो रही है, जैसे कि हम कपालभाति करते हैं उसमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, तो उसमें हमारी एब्डोमिनल मसल को भी हम यूज करते हैं अंदर की तरफ। तो जब नेचुरल जो आपकी जो ब्रीदिंग होती है उससे फोर्सफुल ब्रीदिंग में थोड़े डिफरेंट जो है मसल्स जो है वो यूटिलाइज होती है, उनका यूज होता है। तो इस प्रकार जो है ब्रीदिंग ये हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों के द्वारा जो है उनके कोऑर्डिनेशन के द्वारा हो सकता है, सभी संभव है और इसलिए हम चाहते हैं अब अधिक से अधिक आप प्राणायाम करें और कुछ हद तक आप अपनी जो है ब्रीदिंग को कंट्रोल भी करें और सीखें कि कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। बट ब्रीदिंग जो है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये अपने आप चलता है। तो जितना आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जितना आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे, उतना ज्यादा आपकी मसल्स भी जो है ब्रीदिंग की वो एफिशिएंट होंगी, आपकी लंग्स कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी। तो आई होप आपको आज सभी को ये लेक्चर आज का जो है वो अच्छा लगा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो है उन्हें हमारे प्रैक्टिकल सेशन में हमारे साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड ऑफ द सेशन। शांति शांति शांति। थैंक यू।